गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज़ नव्या। तो आज से रोज सुबह 11 बजे हम टॉप 10 करंट अफेयर्स को, डेली करंट अफेयर्स को यहाँ पे देखेंगे, डिटेल्ड फॉर्म में देखेंगे हम। साथ ही साथ लास्ट में हम वन लाइनर करंट अफेयर्स भी देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट तो हैं पर उनकी डिटेल में जाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और उसको हम ऐसे ही देख सकते हैं। सो या चलो नंबर 1 करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में डैनियल मेदवेदेव को हराया। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। आपको मैं बता दूं कि ये सर्बियन स्टार जोकोविच जो है उन्होंने रशिया के डैनियल मेदवेदेव को 6-3, 7-6 और 6-3 से यहाँ पे हराया है और जीता है यूएस ओपन 2023 मेन सिंगल्स फाइनल। इसी के साथ में 36 इयर्स ओल्ड ये जोकोविच जो है इन्होंने मार्गरेट कोर्ट के जो रिकॉर्ड है 24 ग्रैंड स्लैम टेनिस टाइटल्स का, उसके बराबर आकर के एक रिकॉर्ड क्रिएट करा है। आपको मैं बता दूं ये जो रिकॉर्ड है ना, ये हिस्ट्री में किसी भी प्लेयर द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स में सबसे अधिक है। जोकोविच जो है वो प्रो एरा के सबसे ज्यादा उम्र दराज यूएस ओपन सिंगल्स चैंपियन है। आई होप आपको फर्स्ट करंट अफेयर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड विद नेक्स्ट करंट अफेयर। BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्ट किया लद्दाख के न्योमा रीजन में दुनिया का हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड। आपको मैं बता दूं कि सितंबर 12 को देवाक ब्रिज से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन यानी कि इसकी नींव जो है वो रखी है। इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3488 किलोमीटर स्ट्रेच के साथ में डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के टूवर्ड्स बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा है। चलो, आई होप आपको ये करंट अफेयर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखो, कॉरिडोर आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा छाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, ये इंडिया है, ठीक है। अब अगर यहां से हमें यूरोप की तरफ देखें तो कोई भी लैंड की तरफ से जाने का कोई ऐसा लाइन नहीं है। रीजन बीइंग, ये रहा पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का जितना प्रॉब्लम चलता है तो डायरेक्टली लैंड के थ्रू हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अब ट्रेड के मामले में कोई हम लापरवाही तो नहीं कर सकते। हमें ट्रेड, अपना इकोनॉमिक कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी है। हालांकि इंडिया का बहुत अच्छा नाम अब हो चुका है इकोनॉमिक कंडीशन में, बट स्टिल हमें और ज़्यादा इंप्रूव करना है। उसके लिए हमें नए नए कदम उठाने पड़ेंगे, टर्न वाइज टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो गुड्स होंगे ना वो शिप लाइन के थ्रू पहले मिडिल ईस्ट में भेजे जाएंगे, उसके बाद में ये यहाँ से यूरोप की तरफ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा ना, इसमें पूरा पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो हमारा ट्रेड है ना यूरोप के साथ में, वो 40% तक फास्टर हो जाएगा। हमारा जो ट्रेड है यूरोप के साथ में वो 40% तक यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसका एक एम ये भी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो हमें इम्प्रूव करना ही करना है। साथ ही साथ जो हमारे और यूरोप के बीच में, मिडिल ईस्ट के बीच में जो कनेक्टिविटी है और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एशिया, अरेबियन गल्फ और यूरोप के बीच में इस कदम को उठाया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये G20 के जो मेन समिट जो इवेंट था उसमें इसको अनाउंस किया गया था। और ऐसा कहा जा रहा है, मतलब ऐसा मीटिंग में नहीं कहा गया है लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये उसको काउंटर करेगा। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये उसको काउंटर करेगा। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज दिस कॉरिडोर, जो आजकल हम न्यूज में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। चलो, आई होप आपको ये करंट अफेयर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। एस सोनोवाल रशिया के लिए निकल गए हैं फॉर 2023 ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। आप देखो, श्री सर्बानंदा सोनोवाल जो हैं वो
व्लादिवोस्तोक में जो पोर्ट सिटी में आयोजित होने वाला ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और इसके लिए वो अब रशिया के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। इनकी वहाँ पे कुछ मीटिंग शेड्यूल्ड हैं, किनके किसके साथ? मिनिस्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रशियन फार ईस्ट एंड आर्कटिक और मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रशिया दैट इज विटली सेवेलिव और एलेक्सी के साथ में इनकी मीटिंग वहां पे शेड्यूल्ड है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रैटेजिक यानी कि जो रणनीतिक है और लॉजिस्टिकल कोऑपरेशन को बढ़ाना, साथ ही साथ जो हमारे संबंध हैं उनको एज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन किए रखना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आई होप आपको ये डिटेल अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 साइंटिस्ट को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट किया गया फॉर द ईयर 2022। आपको मैं बता दूं, कंट्री का जो ये टॉप एनुअल साइंस प्राइज है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स, इसको अनाउंस किया गया है 2 साल के गैप के बाद। इस साल 2023 में 12 साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिला है इन 7 कैटेगरीज। अब ये 7 कैटेगरीज क्या क्या हैं? फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री और अर्थ साइंसेज है। ये 7 जो डिसिप्लिन्स हैं, जो कैटेगरीज हैं वो, ठीक है। डॉक्टर एन कलासेल, डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR ने अनाउंस किए हैं ये अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2022 इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह की प्रेजेंस में इन अवार्ड को यहाँ पे अनाउंस किया गया है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनॉग्रेट किया बैंगस एडवेंचर फेस्टिवल। अब ये बैंगस एडवेंचर फेस्टिवल है क्या? इसका एम यानी कि इसका उद्देश्य है ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करना, साथ ही साथ ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना उनको एक लोकल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है कि वो वहाँ पे आके अपना ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स दिखा सके। बैंगस जो है वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, साथ ही साथ इसमें पोटेंशियल है फॉर इको टूरिज्म। ये जो मेन वैली है ये बाउड बंगस के नाम से और जो स्मॉलर वैली है वो लाकुड बैंगस के नाम से इसको जाना जाता है। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं तो चलो उसकी भी कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, कब तक? 2019 अगस्त तक ये एक स्टेट था, लेकिन उसके बाद में इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बाइफर्केट कर दिया गया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। कब से? 31 अगस्त 2019 से। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें 36 सीट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है इसमें 89। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियन आर्चर प्रथमेश जॉकर ने सिल्वर मेडल जीता 2023 आर्चरी वर्ल्ड कप डेब्यू में। अब ये जो जॉकर हैं इन्होंने नंबर 1 जो वर्ल्ड के नंबर 1 है माइक्स क्लोरस, उनको 4 महीने में दूसरी बार यहाँ पे हराया है। लेकिन फाइनल में इनका मैच हुआ था डेनमार्क के मैथियास फुलरटन के साथ में, उसमें इन दोनों के बीच में हुआ था टाई विद द स्कोर ऑफ 148 टू 148 टाई हो गया था, लेकिन स्टिल कुछ मार्जिन्स के साथ में फुलरटन जीत गए। उन्होंने ले आया गोल्ड और जॉकर को मिला सिल्वर। एक और इंडियन आर्चर था इसमें, दैट इज अभिषेक वर्मा, वो माइक्स क्लोरस से हार गए थे विद द स्कोर ऑफ 152 149। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आर्चरी की बात कर रहे हैं तो इस वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो आर्चरी वर्ल्ड कप है ना, ये वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन के द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। 2006 में ये स्टार्ट हुआ था। आर्चर्स जो है इसमें 4 स्टेजेस में आपस में compete करते हैं और ये डिफरेंट कंट्रीज में ये चारों स्टेजेस परफॉर्म किए जाते हैं। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम कलाइग्नर मागालिर उरीमई थोगई थित्तम को तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पे पूरा मैं लिख देती हूँ, ये द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये जो लॉन्च की है स्कीम, ये है क्या? देखो इसमें क्या होगा ना,
1.06 करोड़ विमेंस को इसमें मिलेगा कितना, 1000 रुपया हर महीने की हेल्प उनको मिलेगी इस स्कीम के अंतर्गत। किसके द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई है? तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें 1000 रुपए की हेल्प मिलेगी महिलाओं को जो कि अपने घर की मुखिया हैं, यानी कि वही अपना घर चला रही हैं, उनको इसमें हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने इस स्कीम को ऑफिशियली अनाउंस किया और 15 सितंबर को इसकी डेट जो है वो सेट की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य है कि पर मंथ 1000 रुपए 1.06 करोड़ एलिजिबल विमेन को, जो अपना घर चला रही है, अपनी घर की हेड है, उनको मिलेगी। और जो वो महिलाएं होंगी उनको ये मिलेगा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू। साथ ही साथ में उनको ATM कार्ड्स भी मिलेंगे जिससे वो इन पैसों का इजीली एक्सेस कर सकें। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये इसमें एम्फसाइज ये करना चाहती है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, और साथ ही साथ में इनको जो ये बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि ये जो महिलाएं हैं, इनके साथ में जो कम्युनिकेशन करने का सोर्स है वो है थ्रू SMS नोटिफिकेशन। ठीक है, 1.63 करोड़ एप्लीकेशंस आए थे, जिनमें से जो एलिजिबल, मतलब जो पॉलिसीज और एजेंडास के अंडर फिट बैठ रही होंगी, वो 1.06 करोड़ को इनमें एक्सेप्ट किया गया, जो कि इस स्कीम के सब्सटेंशियल इम्पैक्ट को हाईलाइट करता है। चलो, अब तमिलनाडु की बात कर ली तो इसकी भी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तमिलनाडु ये स्टेट फॉर्म हुआ था कब, ये कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1950। फिर इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो फिर से बनाई गई कब? 14 जनवरी 1969 में। ये कहाँ पर स्थित है? ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर के मुहाने पर ये लोकेटेड है। इसके गवर्नर हैं रविंद्र नारायण रवि, चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन। असेंबली सीट्स है इसमें 235, राज्यसभा सीट्स हैं 18 और लोकसभा सीट्स हैं 39। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। डेनिस ऑस्टिन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के को क्रिएटर हैं, यानी कि इनके साथ एक क्रिएटर और हैं, ठीक है, लेकिन डेनिस ऑस्टिन का 76 ईयर्स की एज में देहांत हो गया। डेनिस ऑस्टिन जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के को क्रिएटर है, इनके साथ में मिलके किसने डेवलप किया था पावर पॉइंट? नाम है रॉबर्ट गैस्किन्स। इन दोनों ने मिलके पावर पॉइंट को डेवलप किया था और 1987 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ऑस्टिन और गैस्किन्स दोनों ही सॉफ्टवेयर कंपनी फोरथॉट का पार्ट थे। बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा $14 मिलियन में, मतलब जब पावर पॉइंट लॉन्च हुआ उसके बाद ही $14 मिलियन में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, जो कि ओरिजिनली जिसका नाम था प्रेजेंटर। इनिशियली जो पावर पॉइंट है ना, वो मैसिंतोश प्लेटफॉर्म के लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल था, लेकिन अब ये किसके लिए है? फॉर माइक्रोसॉफ्ट। चल नेक्स्ट देख लेते हैं। टर्की प्रेसिडेंट सपोर्ट्स इंडियाज परमानेंट UNSC सीट, यानी कि जो UNSC सीट इंडिया को मिली है, जो वो परमानेंट हो गए हैं इसमें, उसके लिए टर्की ने इसको सपोर्ट किया है। और उन्होंने एक चीज और एक प्रपोजल और रखा है कि रोटेशनल सिस्टम होना चाहिए, जहां पे यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें भी पोटेंशियल है कि वो UNSC के मेंबर बन सके। उन्होंने इंडिया को प्रेज भी किया। उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है वो साउथ एशिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेड पार्टनर है किसका? टर्की का। साथ ही साथ एर्डोगन जो ये हैं, इन्होंने ऑल्सो डिस्कस किया एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में, फूड सिक्योरिटी और रीजनल इश्यूज के बारे में इस समिट के अंदर। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो फाइनली डिटेल्ड करंट अफेयर्स यहाँ पे ओवर हो गए। अब वन लाइनर थोड़े से शॉर्ट्स देख लेते हैं। JCB साहित्य पुरस्कार 2023 का लॉन्ग लिस्ट में कुल कितने लेखक शामिल है? आंसर है 10। अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख देती हूँ यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 55 इसमें कंट्रीज हैं।
2024 में G20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आंसर है ब्राज़ील, जिसकी प्रेसिडेंसी अभी ब्राज़ील को दे भी दी गई है इंडिया के द्वारा। अब 2024 में ब्राज़ील इस समिट को होस्ट करेगा। यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर है कोको गॉफ। सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर है भारत। 24th ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने कौन? ये अभी पीछे ही आपको मैंने बताया था किसी स्लाइड में, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके आना है। नाउ आई होप आपको सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और रोज सुबह 11 बजे यहाँ पे आके ट्यून इन करके ये वीडियोस देखना मत भूलना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।